नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। प्रदूषण टॉपिक चल रहा है अपना पर्यावरण अध्ययन में। प्रदूषण से संबंधित आज अपन ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। ध्वनि प्रदूषण, शोर प्रदूषण भी इसे अपन बोल सकते हैं साथियों। ध्वनि प्रदूषण के बारे में विस्तार पूर्वक से समझेंगे। आप सभी पेन और कॉपी ले लीजिए, शुरू करते हैं। ध्वनि प्रदूषण होता क्या है इस बारे में समझिए। भाई, वातावरण में सुनने की क्षमता से अधिक ध्वनि हो और अनियंत्रित ध्वनि हो, उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। सुनने की क्षमता यानी 60 डेसिबल, मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 60 डेसिबल होती है। ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल में मापी जाती है। 60 डेसिबल से अधिक अगर ध्वनि हो तो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। वातावरण में सुनने की क्षमता से अधिक ध्वनि हो और अनियंत्रित ध्वनि हो, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण अपन कहेंगे साथियों। समझ में आया? भाई, वातावरण में सुनने की जो क्षमता है, जो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है 60 डेसिबल, अगर उससे अधिक और अनियंत्रित ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। अब देख लीजिए भाई, 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि ध्वनि प्रदूषण में आती है। ध्वनि की तीव्रता जो मापते हैं उसकी इकाई डेसिबल होती है। ध्वनि की तीव्रता तो डेसिबल में मापी जाती है, लेकिन जो ध्वनि की आवृत्ति है साथियों, वो इकाई हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। भाई, ध्वनि की तीव्रता तो डेसिबल में मापी जाती है, लेकिन ध्वनि की जो आवृत्ति है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। ये कुछ तथ्य हैं। 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण में आती है। जो ध्वनि की तीव्रता मापने की जो इकाई है वो डेसिबल है। आवृत्ति मापने की जो इकाई है वो हर्ट्ज है। वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड से चलती है। वायु में दोस्तों जो ध्वनि चलती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। देखो, एक चीज, एक शब्द आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोनिक बूम। अब अपन सब कंफ्यूज हैं भाई, सोनिक बूम होता क्या है? तो सोनिक बूम क्या होता है? ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार चलने वाले जो जेट विमान हैं उनसे उत्पन्न, जेट विमानों से जो उत्पन्न शोर है उसको अपन सोनिक बूम कहते हैं। ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। और सोनिक बूम को मापने का मात्रक मेक है। क्या है? सोनिक बूम को मापने का मात्रक मेक है साथियों। यहाँ तक समझ में आया? भाई, जो ध्वनि की जो इकाई होती है तीव्रता को मापने की वो डेसिबल होती है। आवृत्ति को मापने की हर्ट्ज होती है। 60 डेसिबल से अधिक ध्वनि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 332 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। और जो सोनिक बूम है, सोनिक बूम क्या होते हैं? जो जेट विमान होते हैं उनका जो शोर होता है उसे अपन सोनिक बूम कहते हैं। सोनिक बूम को मापने का मात्रक मेक कहलाता है। क्या कहलाता है? मेक। आगे देखिए साथियों, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। देखो, हम दो प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को बांटते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक मतलब वो ध्वनि प्रदूषण जो प्रकृति के द्वारा होते हों। प्राकृतिक स्रोत वो होते हैं, वो ध्वनि प्रदूषण जो प्रकृति द्वारा होते हों, प्रकृति से संबंधित हों। इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्वनि प्रदूषण है, जो उसके स्रोत हैं, वो दो प्रकार से हम देखेंगे। जो दो प्रकार होते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के, एक तो प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। तो प्राकृतिक स्रोतों में हम जब बात करते हैं तो बिजली की गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट या तेज हवाएं। जब बिजली तेज गति से गड़गड़ाती है
जब, तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। बादल, कभी कभी बादल भी बहुत ही तेज गड़गड़ाहट करते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, वो भी प्राकृतिक स्रोत है ध्वनि प्रदूषण के। ऊंचे स्थान से गिरता हुआ जो जल है, ऊंचे स्थान से जो गिरता हुआ जल है, वो आंधी व तूफान, ज्वालामुखी का फटना और उच्च तीव्रता वाली वर्षा, ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं ध्वनि प्रदूषण के। बादलों की गड़गड़ाहट, तेज हवाएं, ऊंचे स्थान से गिरता हुआ जल, आंधी व तूफान, ज्वालामुखी का फटना, उच्च तीव्रता वाली वर्षा। साथियों, आगे देखिए, आगे बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। ये तो हो गए प्राकृतिक स्रोत। अब अपन कृत्रिम स्रोतों की बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोतों में अपने बादलों की गड़गड़ाहट, तेज जो हवाएं चलती हैं, बिजली, कभी कभी बिजली गड़गड़ाती है, ऊंचे स्थान से जो गिरता हुआ जल होता है, आंधी व तूफान होते हैं, ज्वालामुखी जब फटता है तब बहुत ही ध्वनि के साथ वो फटता है, तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत वो प्राकृतिक स्रोतों में आएगा। जब उच्च तीव्रता वाली जो वर्षा होती है वो भी, और ऊंचे स्थान से गिरता हुआ जल भी, ये सभी प्राकृतिक स्रोत हैं। साथियों, कृत्रिम स्रोत, वाहन से उत्पन्न होने वाला शोर, जो गाड़ी, जो वाहन अपन प्रयोग में लेते हैं, जो गाड़ियां अपन प्रयोग में लेते हैं, उनसे जो उत्पन्न होता है शोर, उनके जो हॉर्न से उत्पन्न होता है शोर, रेलगाड़ियों से तथा उनके हॉर्न से उत्पन्न होने वाला जो शोर है, ध्वनि है, वो कृत्रिम स्रोतों में आती है। वायुयान होते हैं, उनसे होने वाला शोर, पटाखों का शोर, लाउड स्पीकरों का शोर, ये सभी क्या हैं? कृत्रिम स्रोत हैं। साथियों, सभी क्या हैं? कृत्रिम स्रोत। यहाँ तक समझ में आया? भाई अपने बात की समझिए, अपने बात की ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की, प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। फिर अपन ने बात की भाई जो ध्वनि को नापने की जो इकाई है वो डेसिबल में है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, तीव्रता को डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण के बारे में अपन ने समझा क्या होता है। आगे देखिए साथियों, भाई आवृत्ति के आधार पर अपन बात करते हैं, जब कि भाई ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में। तो आवृत्ति के जो आधार पर ध्वनि का क्या वर्गीकरण किया गया है, इस बारे में अपन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट तथ्य है, आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, समझ लीजिए। भाई आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का जो वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। 3 नाम आते हैं हमारे सामने: सर्वैप्रास, प्रासर्वैप्रास और अल्पसर्वैप्रास। अब आप समझिए, बिल्कुल सरल बात है। आवृत्ति के आधार पर जो ध्वनि है उसका 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। सर्वैप्रास में क्या है कि जो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। तो आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को किस में? हर्ट्ज में मापा गया है, आवृत्ति के आधार पर, और तीव्रता के आधार पर डेसिबल में। तो आवृत्ति के जो आधार है उसमें 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है: सर्वैप्रास, प्रासर्वैप्रास और अपना अल्पसर्वैप्रास। तो भाई सर्वैप्रास क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, इसे सर्वैप्रास कहा जाता है। जो 20,000 हर्ट्ज है उस तक, जो 20,000 हर्ट्ज है उस तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, इसे अपन क्या कहेंगे? सर्वैप्रास कहेंगे। प्रासर्वैप्रास, 20,000 से अधिक ध्वनि को प्रासर्वैप्रास कहते हैं। और अल्पसर्वैप्रास, 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि को अल्पसर्वैप्रास कहते हैं। जब अल्पसर्वैप्रास होगा तो मनुष्य नहीं सुन पाएगा, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। और प्रासर्वैप्रास जब होगा तो उससे अधिक ध्वनि है तो वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। प्रासर्वैप्रास 20,000 से अधिक ध्वनि को प्रासर्वैप्रास के अकॉर्डिंग बांटा गया है। अल्पसर्वै 20,000 हर्ट्ज से कम ध्वनि, और जो 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि है जो मनुष्य सुन सकता है उसे अपन सर्वैप्रास कहते हैं। इन 3 आधार पर, आवृत्ति के 3 आधार पर ये वर्गीकरण हुआ है ध्वनि का। साथियों, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। ये सभी स्रोतों की अपन ने बात की। ध्वनि को किस प्रकार से डेसिबल में और हर्ट्ज में
बांटा गया है उसकी अपन ने बात की। ध्वनि प्रदूषण अब नियंत्रित कैसे हो इसकी अपन बात करेंगे। भाई अपन ने बात की कारण क्या है, स्रोत क्या है, अब ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण किस प्रकार से हो उसके बारे में बात करेंगे। शोर उत्पन्न करने वाले जो क्रियाकलाप हैं, शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना। भाई जो शोर उत्पन्न करने वाले क्रियाकलाप हैं उन्हें आवासीय क्षेत्रों से अपन दूर संचालित करें। हवाई अड्डों, नगरीय क्षेत्रों से दूर करना चाहिए। जो हवाई अड्डे हैं उन्हें नगरीय क्षेत्रों से दूर करने में हम ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। वाहनों में हॉर्न होता है, जो सिटी उपयोग में ली जाती है, उसका कम से कम प्रयोग करने से हम ये सभी ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। देखो, इस ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। भाई ग्रीन मफलर क्या है, आपसे पूछ लेंगे ग्रीन मफलर क्या है, या ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है। तो साथियों, ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। क्या है ग्रीन मफलर में? ग्रीन मफलर होता क्या है? जब अधिक से अधिक पेड़ लगाने से, जब अपन देखते हैं सिटी में, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में देखते हैं अधिक से अधिक पेड़ रहते हैं, तो वो अधिक से अधिक पेड़ क्या करते हैं, ध्वनि की मात्रा को 10 डेसिबल से 15 डेसिबल तक कम करने का काम करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो ध्वनि ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगी, ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, तो ध्वनि की 10 डेसिबल से 15 डेसिबल कम हो जाएगी, तो उसे अपन ग्रीन मफलर कहते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से ध्वनि ज़्यादा दूर तक नहीं जाए और ध्वनि की मात्रा को 10 डेसिबल से 15 डेसिबल तक कम करना ही ग्रीन मफलर कहलाता है। आया समझ में साथियों? अब देखो साथियों, अब आप स्टार लगा के ये बिंदु लिखिए, स्टार लगा लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है। कानून क्या बनाया है? वो अभी तक कानून बना नहीं है, लेकिन 1986 की धारा 6 है, उसके अनुसार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में भविष्य में कानून बनाया जा सकता है। तो उसका प्रावधान, भाई उसके लिए कॉलम दे रखा है, प्रावधान दे रखा है कि भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 268 तथा 290। अब आईपीसी तो आप सभी जानते होंगे, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड। आईपीसी यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा 268 तथा 290 के तहत ध्वनि प्रदूषण को आपराधिक श्रेणी में शामिल किया गया है। साथियों, आईपीसी की धारा जो 268 है तथा 290 है, उसके तहत ध्वनि प्रदूषण करना एक आपराधिक श्रेणी है, उसमें उसे शामिल किया गया है। अब देखो, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है कि वह उत्सव व त्योहारों में जो गलियों में बजने वाला जो संगीत होता है उसकी तीव्रता को नियंत्रित कर सकते हैं। जब भी शादी समारोह होते हैं तो पुलिस वाले आपके पास आकर कहते हैं भाई इसको धीरे बजाइए, जो आप स्पीकर बजाते हैं, जो संगीत आप करते हैं इसको धीरे कीजिए। और जो शहर होते हैं उसमें 10 बजे के बाद में ये बैन है। तो जो पुलिस अधिनियम 1861 है उसके अंतर्गत ये सभी प्रावधान किए गए हैं। अधीक्षक को अधिकृत किया गया है कि आप उत्सव एवं त्योहारों में जाकर जो संगीत की तीव्रता है, जो गलियों में बजने वाले संगीत की, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी बातें बताई गई हैं। आगे देखिए, ये बात देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा
भाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो स्थापना है वो 22 दिसंबर 1974 में हुई। कब हुई साथियों? 22 दिसंबर 1974। आवासीय क्षेत्र में इसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा क्या क्या बातें कही गई? भाई इसमें तीन तीन बातें कही गई कि भाई आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 48 डेसिबल तक, भाई जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसने एक परिमाप तय किया कि भाई आवासीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें 55 डेसिबल दिन में और रात में 48 डेसिबल तक ध्वनि होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार। साथियों ये इंपॉर्टेंट बात है। भाई केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आवासीय क्षेत्र में दिन में 55 डेसिबल और रात में 48 डेसिबल तक ही ध्वनि होनी चाहिए, इससे अधिक ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आएगी। व्यापारिक क्षेत्र में 65 डेसिबल दिन में और रात को 55 डेसिबल तक, और औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल दिन में और 70 डेसिबल रात में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार जो ध्वनि है वो रहनी चाहिए। इसकी स्थापना केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे अपना टॉपिक समाप्त होता है। क्या क्या अपन ने इसमें बातें की इस टॉपिक से संबंधित? भाई अपन ने सर्वप्रथम बात की ध्वनि क्या होती है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण के अपन ने बारे में बात की। भाई वातावरण में जो सुनने की क्षमता है उसकी जो 60 डेसिबल है उससे अधिक अगर ध्वनि हो तो ध्वनि प्रदूषण आएगी। भाई और ध्वनि को जो मापने की इकाई होती है वो डेसिबल होती है। आवृत्ति को मापने की इकाई जो होती है वो हर्ट्ज होती है। तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल होती है। और वायु में ध्वनि की चाल है तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सोनिक बूम के बारे में अपने बात की। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत पढ़े, कृत्रिम स्रोत और प्राकृतिक स्रोत, दो भागों में इसे बांटा गया। फिर देखिए, फिर अपने बात की आवृत्ति के आधार पर ध्वनि का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने के उपायों के बारे में अपने चर्चा की। ग्रीन मफलर क्या है इसके बारे में चर्चा की। और फिर ये जो पॉइंट हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान, आईपीसी की धारा की बात की। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक को अधिकृत किया गया है। ये सभी अपने बातें की। साथियों इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।